Assalamu alaikum. Today is our second class of biology. Okay. This is all about the previous lecture. कल जब हमारी क्लास हुई थी तो हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे. Today I am going to describe these again but briefly. मैं आपको थोड़ा सा डिटेल जो है ना वो इन लेक्चर्स के बारे में दूंगी जो कुछ भी हमने कल पढ़ा, ताकि आपके लिए आज का लेक्चर इजी हो जाए और उसको समझना आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या हैं, किस तरह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, डीएनए से बनते हैं क्रोमोसोम्स. हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि दो क्रोमैटिड्स हैं. यू कैन सी दिस हियर. देयर आर टू आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स. फर्स्ट वन इज़ पी एंड द सेकंड वन इज़ क्यू. These two arms are connected by a point and this is known as centromere. ये सारी चीज़ें किस तरह से एक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स. इस डायग्राम को देख के आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हाउ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड हाउ दीज आर फॉर्म्ड एंड बेसिकली व्हाट द शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स आर. नेक्स्ट टॉपिक हमारा था कि हम क्रोमोसोम्स की टोटल कितनी टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स क्यों होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर. तो क्रोमोसोम्स की 4 टाइप्स हमने डिस्कस की थी कल और वो 4 टाइप्स क्या थी. मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक. और नेक्स्ट हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो 4 टाइप्स हैं ये किस बेस पर हैं. On what basis chromosomes are classified on into 4 types. तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स जब हमने देखा तो हमने देखा कि ये सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बेस पे थी. यू कैन सी हियर सेंट्रोमेयर पोजीशन. सेंट्रोमेयर की जो पोजीशन थी उसकी बेसिस पे हमने क्रोमोसोम्स की 4 टाइप्स की थी. अगर आप केयरफुली इन डायग्राम्स को देखें तो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि किस तरह से क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं और किस तरह से उनकी जो है वो क्लासिफिकेशन हो रही है सेंट्रोमेयर की बेसिस पे. लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेंट्रोमेयर जो है वो बेसिकली एक प्रोटीन से मिलके बनता है. ये वो पॉइंट है जहाँ पे दो क्रोमैटिड्स अटैच्ड होते हैं और वो प्रोटीन जो है वो काइनेटोकोर है. बहुत इजी वे में अगर आप इसको लर्न करना चाहें यू कैन सी दिस चार्ट कि मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर मिडिल में है, सब मेटासेंट्रिक में मिडिल और एंड के बिटवीन में है टुवर्ड्स पी आर्म. एक्रोसेंट्रिक में आपके पास क्लोज टू एंड लास्ट में बहुत करीब होता है एंड के, और टेलोसेंट्रिक में एट द एंड. ये चार्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए शो किया गया है. I'll give you time here for 30 seconds or 20 seconds. आप इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिए. It will help you a lot in order to understand this topic. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होती है और उसमें कितनी स्टेजेस इंक्लूड होते हैं. सेल साइकिल बेसिकली सीक्वेंस है जो डिफरेंट स्टेजेस का है. सेल के जो सीक्वेंशियल प्रोसेसेस होते हैं हम उनको सेल साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं. और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेल साइकिल में दिस वन इज़ एम, माइटोसिस फेज. कंप्लीट आफ्टर माइटोसिस ये कंप्लीट G1S और G2 जो भी आपके पास कि ये पूरा फेज आ रहा है हमने इसको इंटरफेस से रिप्रेजेंट किया था. दैट वाज ऑल अबाउट previous lecture, yesterday's lecture. I hope you don't have any confusion, but if you have any confusion, you can send message in chat box.
Now start today's lecture. रामीन बेटा, आई विल टेल यू अबाउट G1 एंड G2 टुडे. अभी आप इसको स्टार्ट नहीं कीजिए, मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूं तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है G1 और G2 का ये आगे आ रहा है. ठीक है, इंटरफेस की ही सब टाइप है. आप ज़रा इस पिक्चर पे देख लीजिए. सेल साइकिल सिक्वेंशियल प्रोसेसेस हैं सेल के, जो किसी भी सेल को फॉलो करने होते हैं अपनी डिवीजन से पहले और उसके बाद. इट मीन्स के लेट सपोज दिस इज़ अ पेरेंट सेल. पेरेंट सेल है, उसमें ग्रोथ होगी उस सेल में, वो मैक्सिमम साइज अटेन करता है और फिर वो अपने एक टाइम ऐसा आता है जिसमें वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स दे देता है. अब जो ये डॉटर सेल्स हैं इनकी ग्रोथ होगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि दे विल बिहेव लाइक अ पेरेंट सेल. ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है सेल साइकिल. सेल साइकिल को हम डिवाइड करते हैं 2 स्टेजेस में, इंटरफेस और माइटोसिस. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेजेस. गैप 1, G1. आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि G1 और G2 क्या होता है. तो अभी आप ये सुनिए कि सेल साइकिल के 2 फेजेस हैं, इंटरफेज और माइटोसिस. और इंटरफेज के जो सब स्टेजेस आते हैं जिसमें सेल में सर्टेन चेंजेस आती हैं, वो G1 और G2 कहलाते हैं. और उसके साथ ही यहाँ पे एस फेज होता है जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं. फिर हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस आता है माइटोसिस. माइटोसिस से हम सब फैमिलियर हैं. ग्रेड 7, ग्रेड 8, 9 जो साइंस की बुक्स होती हैं उसमें ये टॉपिक्स बहुत डिटेल में गिवन होते हैं. तो माइटोसिस तो एक ऐसा स्टेज है ना सेल का जिसमें सेल ने डिवाइड होना है. पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 डॉटर सेल्स में. लेकिन डॉटर सेल्स बनने के बाद सेल में जो जो चेंजेस आते हैं, जिस जिस तरह से प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, एंजाइम्स फॉर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो इंटरफेस में होती हैं. डीएनए की सिंथेसिस हो रही है. आपको पता था कि आपने सेल पढ़ा है, उसमें ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म है, किस तरह से साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है. सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उसके नंबर डबल होते हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरफेस में होती हैं. तो अगर इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, आप देख सकते हैं कि माइटोसिस इट इज़ अ लिटिल पार्ट ऑफ द सेल साइकिल. लेकिन ये जो पूरा एक कंप्लीट पार्ट चल रहा है, दिस इज़ इंटरफेस. जो रेड एरो आपको शो हो रहा है, दिस इज़ इंटरफेस. इतना टाइम पीरियड जो है वो इंटरफेस का होता है. ये वो टाइम पीरियड है जिसमें सेल ने ग्रो भी करना है, अपना साइज इन्हांस भी करना है, उसमें साइटोप्लाज्म भी डबल होना है, उसमें जो है वो न्यूक्लियस मतलब डीएनए जो है उसको डबल होना है. सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड का आपके पास कॉन्सेप्ट होगा कि किस तरह से सिंगल स्ट्रैंड होती है और किस तरह से जो है वो डीएनए की डबल स्ट्रैंड. तो डबल स्ट्रैंड जो फॉर्म हो रही है वो भी इंटरफेस का ही एक स्टेज होता है, बेसिकली G2 में. सो बेसिकली हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि सेल साइकिल 2 स्टेजेस पे कंसिस्ट करती है, इंटरफेज एंड माइटोसिस. आप यहाँ देख सकते हैं लिटिल फेज इज माइटोसिस एंड द ग्रेटर पोर्शन इज इंटरफेज. मैं यहाँ पे एक चीज़ आप स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूँ, वो ये कि शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चंस अराइज हो रहे हों कि इंटरफेज या माइटोसिस जो हैं वो कितने टाइम ड्यूरेशन में होते हैं, कब होते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस. अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल
इनमें अगर आप प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी को कंसिस्ट करें तो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। बहुत सारी तरह के सेल्स होते हैं जो प्लांट बॉडी जिनसे मिलके बनते हैं या एनिमल बॉडी जो है वो जिनसे मिलके बन रही है। हर सेल का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उसकी अपनी एक पर्टिकुलर जो है वो लाइफ साइकिल है। जैसे एनिमल में हमने वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स पढ़े, सबका अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है। तो ये पूरी सेल साइकिल प्लांट सेल में 10 to 30 आवर्स भी ले लेती है, एनिमल्स में 18 to 24 आवर्स भी ले लेती है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कौन सा है, साथ में ये डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है। इट डिपेंड्स ऑन द सेल एंड ऑर्गेनिजम्स। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि कितना टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम। लेकिन जो भी सेल साइकिल है उसमें स्मॉल पोर्शन जो है वो माइटोसिस कवर करेगा और ग्रेटर पोर्शन इंटरफेस। सेल साइकिल, दिस इज इंटरफेस, सेल की ग्रोथ, एंड इट शोज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस अभी हम इस पूरे इंटरफेस को कवर करने के बाद स्टडी करेंगे। Now, what is interphase? It is a collection of three phases. It is a combination of three stages, that is G1. It is also called gap 1. This is S phase. It is called synthesis phase. And this is G2. It means gap 2. Parent cell से daughter cell जब form होते हैं, वो डॉटर सेल्स, उनकी ग्रोथ, उनमें प्रोटीन्स की, उनमें डिफरेंट कंपाउंड्स की सिंथेसिस, उनमें डीएनए की फॉर्मेशन, डीएनए की डबलिंग, ये सब कुछ इस इंटरफेस में कवर होता है। एक सेल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, एंड देन अगेन द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू बी डिवाइडेड। तो ये जो डिवीजन के लिए सेल प्रिपेयर हो रहा है, दिस इज हियर। You can consider this interphase, it is a period of cell cycle. Cell cycle का एक ऐसा period between two consecutive divisions is called interphase. Cell form हुआ और फिर उस सेल की फॉर्मेशन के बाद उसकी ग्रोथ, और अगेन जब वो एज अ पेरेंट सेल बिहेव करे और डॉटर सेल्स में डिवाइड हो, वो पूरा टाइम वी कंसिडर दिस इंटरफेस. It is a period of growth and synthesis of DNA. We have already discussed. In this phase, cell prepares itself for M phase. Now you can consider कि जब G1 और S phase को क्रॉस करने के बाद सेल एंटर होता है G2 में। अब यहाँ वो चेंजेस आते हैं, ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं, ऐसी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है जो सेल्स को हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा एम फेज़ में एंटर होने के लिए, माइटोसिस के लिए, ताकि माइटोसिस जो है वो स्टार्ट हो सके और पेरेंट सेल जो है वो मैक्सिमम साइज अटेन करके अपने डॉटर सेल्स फॉर्म कर सके। न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है सेल मस्ट हैव टू पास दिस इंटरफेज एंड देन इट गोज इनटू माइटोसिस, ताकि पेरेंट सेल डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स दे। एक नॉर्मल सेल जो आप देख लें जिसमें प्रॉपर इसकी ग्रोथ हो रही है, उसमें कोई एज सच डिवीजन से रिलेटेड कुछ नहीं हो रहा, दिस इज इंटरफेस। टू सेंट्रियोल्स, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, जो भी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के, जो ड्यूरिंग ग्रोथ स्टेजेस विजिबल होते हैं, जिनको आप जो है वो देख सकते हैं और जो प्रॉपर जो है वो सेल की ग्रोथ में टेक पार्ट कर रहे होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, interphase consists of three phases, three sub-stages. The first one is G1 phase. So what is G1 phase? How will I consider this G1 phase? It is a phase of extensive metabolic activity. इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यू डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जब न्यू डॉटर सेल्स बन जाते हैं तो उनमें जो भी कैटाबॉलिज्म या जो भी एनाबॉलिज्म होता है वो प्रॉपर G1 फेज में स्टार्ट हो जाता है। आपको याद होगा, आई डिस्कस्ड इट प्रीवियसली,
So many times I have told you this, सेल में नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एट अ टाइम हो रहे होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म फिल्ड है. साइटोप्लाज्म हैज सो मैनी ऑर्गेनल्स, ऑब्वियसली दे आर परफॉर्मिंग देयर ओन फंक्शन. और जब डिफरेंट ऑर्गेनल्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक साथ कहीं पे कैटाबॉलिज्म होगा, ब्रेक डाउन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कहीं पे एनाबॉलिज्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग्स. आई थिंक यू मे हैव एन आइडिया अबाउट इट. तो जीवन फेज वो फेज होता है जिसमें ये सारे काम फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स हैं, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, नई नई चीज़ें सेल के लिए बनना शुरू होती हैं. एंड सेल ग्रोज इन साइज. सेल का साइज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. एंजाइम्स फॉर्म होना शुरू होते हैं. आप देख लीजिए प्रॉपर, इट इज़ बेसिकली अ डॉटर सेल. प्रॉपर एक सेल है, नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स जो हैं वो अभी कम है, क्योंकि वो बन रहे हैं, मज़ीद बनेंगे. इसमें जो है वो ऐसे प्रोटीन्स बनने शुरू हो जाते हैं, ऐसे एंजाइम सिंथेसाइज्ड होना शुरू होते हैं जो डीएनए के लिए प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं. सेल में माइटोसिस, पेरेंट सेल जब डॉटर सेल्स बनाते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वल हाफ होकर डिवाइड होते हैं माइटोसिस में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये हमारा कंसेप्ट है. तो वो क्रोमोसोम्स जब डबल होते हैं, डुप्लीकेशन उनकी होती है, तो उसमें जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं वो सारे हमारे पास बनते हैं इस फर्स्ट फेज यानी G1 में. इट रिलेट्स विद द सेल ग्रोथ. प्रोटीन सिंथेसिस, आप इसको एंजाइम के सेंस में भी ले सकते हैं, क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, कैटालाइज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को. ऑर्गेनल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो भी नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स मौजूद हैं सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उनकी वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर सेल में ऑर्गेनल्स मौजूद हों. माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल्स, वट एवर द ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू होता है. इट मीन्स सेल हैज़ स्टार्टेड इट्स ग्रोथ. यू कैन सी दिस. a little phase of the interface. इंटरफेस का एक पार्ट दैट इज़ G1, गैप 1 कंप्लीट हो गया. हम इसको गैप 1 और गैप 2 इसलिए भी कहते हैं G1 और G2 को, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें सेल इज़ बेसिकली टेकिंग अ रेस्ट, ताकि वो जो है ख़ुद को प्रिपेयर कर सके डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन के लिए. लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़रूरी है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हों, और वो नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होंगे तो वो ग्रो करेंगे, ख़ुद को प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट डिवीजन के लिए, बिहेव करेंगे एज अ पेरेंट सेल दिस इंटरफेस में. नाउ द G1 phase is completed. The next phase is S phase. After G1 phase, cell enters into S phase. So what happened in this S phase? You can see here, the red arrow shows the S phase. This time duration, this period, synthesis phase. S stands for synthesis. It is a synthesis phase. सिंथेसिस कहते हैं फॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ का बनना. न्यू सब्सटेंसेस हैं, न्यू मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी फॉर्मेशन होती है इस फेज में. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. एज अ रिजल्ट क्रोमैटिन मटेरियल इज डुप्लीकेटेड. अब आप थोड़ा सा जब नेक्स्ट फेज पे आ जाएंगे तो प्रीवियस फेज को ज़रा इससे रिलेट करके देखिए. इमेजिन कि you have daughter cells. Let me show you the diagram. This is parent cell and it enters into daughter cells.
ये 2 सेल्स में जब डिवाइड होगा तो ये इट विल गिव यू 2 डॉटर सेल्स लाइक दिस। ये रहे 2 डॉटर सेल्स। अब इन 2 डॉटर सेल्स में सर्टेन चेंजेस आएंगे। आप अगर केयरफुली ज़रा इस डायग्राम को देखिए तो ये जो डॉटर सेल्स हैं, सेल डिवीजन के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स यू कैन ऑब्जर्व हियर। ऑल्दो इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, यहाँ है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन ये बिहेव करता है एज अ प्रॉपर क्रोमोसोम। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको डबल होना है। आपने क्रोमोसोम डबल हेलिक्स पढ़ा है, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की डबल स्ट्रैंड होती है, जैसे आप यहाँ देखें डबल लाइनिंग, यू कैन सी दिस। यहाँ सिंगल लाइनिंग है क्रोमोसोम की। तो ये डबलिंग जो है वो हमारे पास आती है एस फेज में। Now you got it. DNA replications, protein associated with DNA are synthesized. डीएनए की डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेरेंट ये सेल ऐसा बिहेव करेगा ना, पेरेंट सेल, तो इसको 2 इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिवाइड होना होता है इसके क्रोमोसोम्स को। तो जब वो डबल होते हैं एस फेज में, उसके बाद ही सेल विल बी एबल टू डिवाइड क्रोमोसोम्स इनटू 2 इक्वल हाफ। आई रिपीट मुबशरा, लिसन केयरफुली। एक ऐसा फेज जिसमें सिंथेसिस होती है, दिस इज एस फेज। प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी, ऐसी प्रोटीन्स जो डीएनए को डुप्लीकेशन में हेल्प करते हैं। आपको पता है ना कि डीएनए बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है। एंजाइम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी सिंथेसिस के लिए। तो वो एंजाइम्स फॉर्म होंगे जो डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। आप स्टूडेंट्स ना अपने ज़रा कैमरास ऑफ कर दीजिए। अगर आप ऑन करेंगे ना कैमरा अगेन एंड अगेन तो आपको मीटिंग लीव करनी पड़ जाएगी। बिल्कुल कैमरा ऑन मत कीजिएगा। जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट चैट बॉक्स के थ्रू मुझे बोल दीजिए। नाउ यू कैन सी हियर
मैं सब कुछ रिपीट करूँगी अभी दोबारा से। आप एक दफ़ा G2 सुन लीजिए, इसको रिलेट कीजिए, ये इजी हो जाएगा आपके लिए। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूँगी। नाउ व्हाट हैपेंस इन G2 फेज? ये एक ऐसा फेज है, प्री माइटोटिक फेज जिसको हम कहते हैं, प्री माइटोटिक फेज। सेल ने बेसिकली एंटर होना है माइटोसिस में, स्टेज में जहाँ पेरेंट सेल ने डिवाइड होना है डॉटर सेल्स में। तो उसमें हर वो प्रोटीन सिंथेसाइज होनी चाहिए, हर वो एंजाइम सिंथेसाइज होना चाहिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है सेल की डिवीजन में। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि सेल विल बी एबल टू डिवाइड इटसेल्फ। क्या सेल में इतनी एबिलिटी है कि पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए? क्या पेरेंट सेल जो है वो न्यू डॉटर सेल्स दे सकता है? क्या वो सेल्स मज़ीद ग्रो कर सकते हैं? जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि सेल जो है वो सब काम ये G2 में हो रहा है। तो मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल चेंजेस होते हैं जो गैप 2 में आना है। जैसे गैप 1 और सिंथेसिस फेस के मुकाबले में सेल का साइज़ काफ़ी हद तक बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। सेल जो है वो एक तरह से मैच्योरिटी की तरफ है, सेल्स मैच्योर हो गया है। नंबर ऑफ़ ऑर्गेनल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, उसके मल्टीपल ऑर्गेनल्स उसमें जो हैं वो मौजूद हैं। सेल ऑर्गेनल्स ये वही हैं जैसे राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, सारी चीज़ें जो हैं वो नंबर ऑफ उनके इंक्रीज़ हो चुके हैं। सेल की डिवीजन में जिन जिन चीज़ों की नीड है, वो एंजाइम्स जो उसमें हेल्प करते हैं सेल के डिवीजन में, वो सब सिंथेसाइज्ड होते हैं G2 में। एज़ कम्पेयर टू G1 आप देख सकते हैं कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम किस हद तक इंक्रीज़ हो चुका है। इट हैज़ कवर्ड लॉट्स ऑफ स्पेस एंड सो मैनी नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स भी जो हैं वो उसमें इंक्रीज्ड हो चुके हैं। यूँ समझिए कि G1 वो स्टेज है जिसमें सेल एस फेज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करता है ताकि वो एस फेज़ में जो डीएनए की डुप्लिकेशन होनी है वो इजीली कर सके। तो गैप 1 में वो एंजाइम्स और वो प्रोटीन्स बनेंगी जो डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सेल एंटर होगा गैप 2 में ताकि वो खुद को प्रिपेयर कर सके माइटोसिस के लिए, सेल की डिवीजन के लिए, डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। डीएनए की रेप्लिकेशन एस फेज़ में होती है। डीएनए के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है रेप्लिकेशन के लिए वो सारे काम G1 में होते हैं। जवेरिया आप अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए। तो आप जवेरिया अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए। ऑडियो विद कंप्यूटर देख लीजिए, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब आप ये देखिएगा कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, आई रिपीट हेयर, और उसमें सिर्फ एक नई चीज़ का मैं एडिशन करूँगी, दैट इज़ G0। G0
जवेरी आप अपना कनेक्शन चेक कीजिए बेटा, यहाँ से सब ओके है, यहाँ से सब कुछ ठीक है। आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है। आई विल शो ऑल स्लाइड्स अगेन। आप ये टॉपिक देख लीजिए, ये वही रिवीजन है, फिर मैं आपको सारी स्लाइड्स दोबारा से दिखा दूंगी, नो प्रॉब्लम। G1 सेल इंक्रीजेज इन साइज इन गैप 1। जिसको भी कंफ्यूजन है ना कि G1 G2 और सिंथेसिस, अगर आपको इसके डिफरेंसेस वो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है। बेसिकली G1 में वो एंजाइम्स और प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे जो यूज होंगे सिंथेसिस में। डीएनए की रेप्लिकेशन होती है एस फेज में। डीएनए की रेप्लिकेशन ना गैप 1 में होगी ना गैप 2 में होगी, इन दोनों फेजेस में किसी में भी नहीं होगी, सिर्फ एस यानी सिंथेसिस, उसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। हाँ, वो प्रोटीन्स वो एंजाइम्स जो इसकी रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी हैं वो ज़रूर G1 में सिंथेसाइज होंगे, इसके अलावा G1 में डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा। यू कैन सी हियर the G1 checkpoint control mechanism ensures everything is ready for DNA synthesis। मतलब G1 में वो सब कुछ होगा जो DNA की सिंथेसिस के लिए जिसकी नीड है, कि वो रेडी है एस फेज में एंटर होने के लिए, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए, ये सब। गैप 2 वो है जिसमें सेल माइटोसिस में एंटर होने के लिए रेडी होगा, कि वो इस एबल है कि वो सेल डिवाइड हो सके। तो हर फेज़ का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, अपना एक टाइम ड्यूरेशन है, हर फेज़ जो है उसमें अलग अलग काम हो रहा है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सेल एंटर होता है एक नए फेज़ में, और ये फेज़ हमारे पास कहलाता है G0 फेज़। ये ज़ीरो नहीं है, आप इसको नॉट प्रोनाउंस कीजिएगा, KNOT, नॉट, G0 फेज़। This is non-dividing phase. You can see this diagram. This is G1 phase. Green arrow synthesis phase को represent करता है. Yellow arrow is representing gap 2. And then cell enters into mitosis. माइटोसिस अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह से सेल जो है वो डिवाइड होके पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स बना देते हैं। जब वो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं और उनको ग्रो करना होता है, अब जो उनकी पूरी ग्रोथ है वो इंटरफेज है जो G1S और G2 पे बेस करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि G1 से सेल डायरेक्ट एंटर होता है G0 यानी रेस्टिंग फेज में। इस रेस्टिंग फेज में समटाइम्स कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि सेल फॉर एवर, हमेशा के लिए रेस्टिंग फेज में चला जाता है। कभी सेल्स वापस इस साइकिल में एंटर हो जाता है और कभी हमेशा के लिए चला जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन G0, जब हम G0 की बात करते हैं, किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से अगर वो वापस एंटर हो रहा है, जैसे नर्व सेल्स हैं यूजुअली या मसल सेल्स हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये बॉडी में जो है वो वहीं स्टे करते हैं, फिर ये मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं होते, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इनमें ऑन रहती हैं। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स अरेस्टेड इन G0 एंड कैन नेवर डिवाइड। इसकी अपनी एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। ऐसा क्यों होता है? हमारे जहन में ख्याल ये आएगा कि सेल को क्या ज़रूरत है कि वो G0 फेज़ में एंटर हो, या अगर ये G0 फेज़ में एंटर हो रहा है और बेसिकली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर चीज़ पे एक फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, एक चेक एंड बैलेंस होता है। बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, उन सब पे एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है, एंड दैट इज G0 phase. These cells get a signal that there are enough of cells. सेल की डिवीजन है, नंबर ऑफ सेल्स आर हेयर, इनफ सेल जो है वो प्रोड्यूस हो चुके हैं, सो सेल एंटर होगा G0 में। मज़ीद सेल्स ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड हियर, तो सेल्स ने एंटर हो जाना है G0 फेज में। देयर इज़ अ म्यूटेशन इन द सेल दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। म्यूटेशन कहते हैं कुछ ऐसे चेंजेस को जो सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सर्टेन प्रॉब्लम्स आती हैं, सर्टेन चेंजेस आती हैं
सेल्स के क्रोमोसोम्स अगर अफेक्टेड हो जाएं तो सेल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर उन म्यूटेशन को फिक्स करना है, थोड़ा सेल को टाइम रिक्वायर्ड है, उसको नीड है, तो सेल जो है वो जी नॉट फेज में जाता है। सेल ड्यूरिंग इट्स डिवीजन गेट्स डैमेज, देन इट नीड्स सम रेस्ट। तो अगर सेल में कोई डैमेज हो गया है, सेल में कहीं कोई इंजरी हो गई है, तो इट कैन एंटर इनटू द जी फेज। बेसिकली इट इज़ द बेस्ट वे टू मेंटेन द काउंट ऑफ द सेल। ये टेम्परेरी रेस्टिंग पीरियड हो सकता है और सेल्स के काउंट को मेंटेन रखने का एक बेस्ट वे जी नॉट है। सो वी डिस्कस्ड कि सेल साइकिल एक ऐसा सिक्वेंशियल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सेल पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स के बनने तक कुछ स्टेजेस से पास होता है, एंड इट हैज़ टू सब स्टेजेस. Today we discussed only one, that is interface. I repeat the whole process, just listen carefully. If you have any question, then you can send me. इंटरफेस हमारे पास है नॉन डिवाइडिंग फेस, जिसमें सेल्स डिवाइड नहीं हो रहा है, बल्कि सेल्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. अब अगर मैं कहूँ कि इंटरफेस को मैंने डिवाइड कर दिया सेल की ग्रोथ और सिंथेसिस में, तो ये कुछ गलत नहीं है. सेल ग्रो भी इंटरफेस में करेगा, डीएनए रेप्लिकेट भी इंटरफेस में करेगा, सेल खुद को प्रिपेयर भी इंटरफेस में करेगा कि वो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर सके. अगर न्यू सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे, ऑर्गेनिजम्स का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा, वो ग्रो नहीं करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइन की तरफ जाते हैं. लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस करते हैं डिवीजन पे. मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाइफ की जो बेस है वो दो चीज़ों पर है, और वो दो चीज़ें क्या हैं? एक है रिप्रोडक्शन, सेल्स न्यू बेबीज़ का फॉर्म होना, और एक है रेस्पायरेशन. अगर यही दो चीज़ें नहीं होंगी, न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म नहीं होंगे, तो कंटिन्यूएशन तो नहीं चल सकती किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी यू मे आस्क. मैं आपको दोबारा से सारी स्लाइड्स शो कर रही हूँ, ये टॉपिक देख लीजिए. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हमें लग रहे होते हैं. आप इन सारे टॉपिक्स को एक बार बुक से देख लें. बुक से देखने में, बुक से रीड कर लीजिए, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है. देखें, बाज़ दफ़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की नीड होती है. कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी, मुझे वो चीज़ें आपको देनी थी. दैट्स वाई आई गेव दिस इन्फॉर्मेशन. तो आप बहुत केयरफुली जो है वो प्रॉपरली बुक रीड कीजिए. क्या है? रामीन, आप केयरफुली बेटा मेरी बात सुनिएगा. मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बल्कि आप इसी डायग्राम में देखो बेटे, मेरे पॉइंटर के साथ. ये न्यूक्लियस है और इसमें ये क्रोमोसोम्स हैं सिंगल. ठीक है, आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये डबल आपको लाइन नज़र आ रही है क्रोमोसोम. पर्पल और ब्लैक से जो है ना, ये डबल लाइनिंग में. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इंटरफेज है. तो सेल ने जो ग्रोथ की है, आप उसमें देखें सेल का साइज लिटिल बिट
थोड़ा सा इससे बड़ा नज़र आता है पेरेंट सेल से। इट शोज़ ग्रोथ। आप इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस को ज़रा गौर से देखिए, तो यू मे हैव एन आइडिया कि सिंगल थ्रेड और डबल थ्रेड, इसका मतलब है कि इंटरफेज में बीच में एस फेज था जिसमें क्रोमोसोम्स डबल हुए, मतलब ये डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड जो है वो डबल हुई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं ये डुप्लीकेट होते हैं, ये डबल इनकी कॉपीज़ बनती हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये एम फेज़ में एंटर हों और ये दो डॉटर सेल बनाएं, तो एक थ्रेड इसका ब्लैक, देखो ब्लैक दो थ्रेड्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो एक ब्लैक एक डॉटर सेल्स के पास जाएगा और एक दूसरे डॉटर सेल के पास। फिर पर्पल हैं वो भी देखें डबल हैं, तो एक सिंगल थ्रेड एक डॉटर सेल के पास जाएगा और दूसरा सिंगल थ्रेड दूसरे डॉटर सेल के पास। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। यू मे हैव एन आइडिया कि ये जो भी क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर जीन्स मौजूद होंगी जिनमें करेक्टर्स होंगे, तो दोनों डॉटर सेल्स को सेम करेक्टर्स जो है ना, मतलब सेम अमाउंट में कह लीजिए आप, मिल रहे होते हैं। वेरिएशन तो आता है लेकिन माइटोसिस में नहीं आता। जो भी सेम सेल्स होते हैं, सेम करेक्टर होते हैं, सेम जीन्स होते हैं, वो सारी ट्रांसफ़र हो रही होती हैं इस तरह से सेल डिवीजन में। अभी आपने इसका सिर्फ ये हाफ पोर्शन पढ़ा है, इंटरफेस G1 एस फेज एंड G2। नेक्स्ट जब आप स्टार्ट करेंगे वो एम फेज है जिसमें हम डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे कि सेल के न्यूक्लियस में कौन कौन सी ऐसी चेंजेस आती हैं जिनकी वजह से सेल डिवाइड होता है। मैं वन बाय वन आपको सारी स्लाइड्स शो कर रही हूँ, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। जो भी कंफ्यूजन है वो अभी मुझसे क्लियर कर लीजिए। टुमारो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो अभी मैं स्टार्ट नहीं करूँगी क्योंकि इट विल टेक टाइम। मोस्ट वेलकम। ऐसे सीक्वेंशियल चेंजेस जो सेल फॉलो करता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ, दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल, सेल साइकिल। मुबशरा मैं आपको बता रही हूँ बेटा, सीक्वेंस में मैं आ रही हूँ उसी पॉइंट की तरफ। जी नॉट है वो, के नॉट नहीं है बेटा। जी के साथ जो छोटा सा ज़ीरो है वो नॉट कहलाता है, KNOT। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी हियर सेल साइकिल में दो स्टेजेस हैं, इंटरफेज, और ये पूरा आपके पास चलता है माइटोसिस। फिर हमने ये देखा कि इंटरफेज क्या होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज, जिसमें सेल खुद डिवाइड नहीं होता लेकिन बहुत सारे सेल्स के लिए फंक्शन जो है वो प्रिपेयर हो रहे होते हैं, उसकी प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, उसके एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं, उसके जो है वो डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स बढ़ जाते हैं, साइटोप्लाज्म जो है वो डबल होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रो बढ़ता है, उसका वॉल्यूम इन्हांस होता है और सेल अच्छे से ग्रो करता है, इट अटेन्स मैक्सिमम साइज। ये सारे काम हमारे पास जो है वो इंटरफेज में होते हैं। इंटरफेज में ही हमने ये देखा कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, G1 S एंड G2। अब G1 में हमने ये देखा, देखो G1 को इसको मिक्स मत करना, आसान बिल्कुल मैं करके आपको बता रही हूँ कि वो प्रोटीन्स और वो एंजाइम्स जो ऐसे प्रोटीन्स डीएनए की डुप्लीकेशन में हेल्प करेंगे, मतलब डीएनए प्रोटीन इन नेचर है, तो कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी जो डीएनए बनाए, तो वो सारे एंजाइम्स G1 में बनेंगे। वो प्रोटीन्स जो आपस में असेंबल हो सकें और डीएनए का मॉलिक्यूल बना सकें वो सब G1 में बनेंगे। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे आपके पास पजल्स होते हैं और छोटे छोटे पीसेज हैं और आपने उनको ज्वाइन करके जो है वो एक पर्टिकुलर पिक्चर बना दी, बस ऐसे ही प्रोटीन्स G1 में बन रही हैं, G2 में जाके वो असेंबल होंगी और डीएनए डबल कर देंगे। तो वो सब कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब आप एस फेज की बात करते हैं तो बेसिकली G1 में वो सब कुछ हो रहा है जो सेल को रेडी कर रहा है एस फेज के लिए, ठीक है। अच्छा, G1 और G2 की जो ये आपके पास डायग्राम है इसको गौर से देखिएगा, मैं आपको G2 की भी साथ साथ शो करती हूँ। देखो G1 में सेल का साइज देख लो, ठीक है, कितना स्मॉल है। नाउ आई विल शो यू द G2।
यू कैन सी हियर सेल का साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनल्स भी ज़्यादा हो गए, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया। तो हर फेज़ बेटा जो है ना वो डिफरेंट है पहले फेज़ से। एस हमारे पास वो फेज़ है जिसमें डीएनए सिंथेसाइज होगा। डीएनए की रेप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेरेंट्स अगर अपने ऑफस्प्रिंग्स को, अपने डॉटर सेल्स को जो है वो क्रोमोसोम्स देंगे तो वो इसी एस फेज़ की वजह से देंगे। अगर एस फेज़ में क्रोमोसोम सिंथेसाइज ही नहीं होंगे, डबल ही नहीं होंगे, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र इक्वल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू द डॉटर सेल्स। अगर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें देने हैं माइटोसिस में तो एस फेज़ तो ज़रूरी है। एस फेज़ के बाद सेल एंटर होगा G2 में, और G2 आपको पता है कि क्या होता है, गैप 2, मतलब माइटोसिस में एंटर होने से पहले, सेल अपना डिवाइड होने से पहले उसमें वो सारे चेंजेस आएंगे जो सेल के लिए ज़रूरी है। मतलब सेल ने अपना मैक्सिमम साइज़ अटेन कर लिया, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। सेल जो है वो मैक्सिममली ग्रो कर गया है, जिसमें उसका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया है, बढ़ गया है। क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो है, अच्छा एक चीज़ ये थी कि साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ 90% ऑफ वाटर एंड इट कंटेन्स डिफरेंट ऑर्गेनल्स, और ऑर्गेनल्स जो हैं वो उनमें मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जब ऑर्गेनल्स में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मेटाबॉलिज्म उसमें एट अ टाइम चल रहे हैं, तो हुआ क्या कि वो सब कुछ G2 में हो रहा है। ठीक है, तो गैप 2 इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एंजाइम्स जो माइटोसिस में हेल्प कर सकें वो सब यहाँ बन रहे होते हैं। सेल साइकिल उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक इंटरफेस को क्रॉस करके माइटोसिस होके पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड ना हो जाए। वही सीक्वेंशियल चेंजेस जो एक डिवीजन और दूसरी डिवीजन के दरमियान में हो। देखें, एक साइकिल से है ना, पेरेंट सेल डिवाइड हुए डॉटर सेल्स में, वो डॉटर सेल्स ग्रो करेंगे, फिर वो बिहेव करेंगे एज अ पेरेंट सेल, वो फिर अपने डॉटर सेल्स बनाएंगे। तो थ्रू आउट द लाइफ ये एक सीक्वेंस चल रहा है, तो इट ऑलवेज फॉलो द इंटरफेस। हाँ, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि G2 के बाद सेल एंटर हो जाता है किसमें, G0 में। ये वो फेज़ होती है जहाँ सेल हैज़ लेफ्ट द साइकिल, कुछ टाइम के लिए या सारी ज़िंदगी के लिए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि सेल उस साइकिल को लीव कर दे और वो स्टॉप कर दे खुद को डिवाइड करना। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगा तो न्यू डॉटर सेल्स नहीं बनेंगे, न्यू डॉटर सेल्स नहीं बनेंगे तो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा, और ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो नहीं करेगा तो एट अ टाइम वो जो है वो उसकी ग्रोथ स्टैंड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, डेथ भी कॉज हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हर सेल G0 में एंटर नहीं होता, कोई कोई सेल जो है वो एंटर होता है। ये डिपेंड करता है कि क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है उस सेल के साथ। क्योंकि सेल में अगर कोई इंजरी होती है तो समझ लें उसने रेस्ट ले लिया। सेल में अगर कोई इशू है, सेल में नंबर ऑफ़ सेल्स बहुत ज़्यादा हो गए, उनको रेगुलेट करना है, सेल काउंट है उसको कंट्रोल करना है, तो ये उसके लिए G0 में जाता है। नॉट एवरी सेल एंटर्स इनटू द G0 फेज। आप इसको बुक से रीड कीजिएगा अच्छे से। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कल मुझसे इंशाल्लाह पूछिएगा। हम अपनी क्लास में पहले आपके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद में आगे आपको माइटोसिस कवर करवाऊंगी, बट यू हैव टू रीड बुक। टुमारो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस क्लास फ्रॉम हियर। आप जो है वो यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। बुक ज़रूर रीड कीजिएगा, इट विल मेक ईजी फॉर यू। अस्सलामु अलैकुम।